हेलो व्यूअर्स। हमने लास्ट वीडियो में हमारा टॉपिक 1 कवर किया था, जो कि था हमारा थ्योरी ऑफ इक्वेशन। उसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे। लास्ट वीडियो में हमने उसके जो बची हुई थ्योरी टाइप या फिर जो हमारे नोट्स थे वो हमने कंप्लीट किए थे। ठीक है, अब आज से हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि होगा हमारा एपी, जीपी एवं एचपी, यानी कि समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी। ठीक है, तो उसके नोट्स इस बार क्या कर रहे हैं हम कि नोट्स जो हैं पूरे प्रॉपर जो नोट्स हैं उस सिंगल टॉपिक के वो स्टार्टिंग में हम पूरे कंप्लीट लिख लेंगे, पहले शुरुआत में लिख लेंगे। ठीक है, फिर जब क्वेश्चंस करेंगे तो सारे क्वेश्चंस उन्हीं नोट्स के इंक्लूड में, मतलब उन्हीं में से रिलेटेड, उन क्वेश्चन से रिलेटेड नोट्स वो अपन स्टार्टिंग में पहले ही लिख रहे हैं। ठीक है, तो उस सीरीज में देखिए टॉपिक सेकंड है मेरा एपी, जीपी एवं एचपी। ठीक है, इसमें पहला चीज है अनुक्रम। अनुक्रम को बोलते हैं हम इंग्लिश में सीक्वेंस। ठीक है, वह फलन जिसका प्रांत क्या है n, वो क्या कहलाता है अनुक्रम। वास्तविक अनुक्रम, वह अनुक्रम जिसका परिसर r का उपसमुच्चय होता है, वह क्या कहलाता है वास्तविक अनुक्रम या फिर रियल सीक्वेंस। अनुक्रम दो प्रकार का होता है, परिमित और अपरिमित। परिमित में क्या होता है, पदों की संख्या निश्चित होती है। अपरिमित में क्या होता है, पदों की संख्या अनिश्चित होती है। ठीक है, श्रेणी, सीरीज, अनुक्रम के पदों को जोड़ने या घटाने से प्राप्त व्यंजक को क्या कहा जाता है, श्रेणी। और एक होता है श्रेणी, प्रोग्रेशन। जब अनुक्रम परिमित या अपरिमित हो तब इसका उपयोग किया जाता है। जब अनुक्रम अपना परिमित या अपरिमित होगा तो इसका यूज लेंगे हम किसका, श्रेणी शब्द का। ठीक है, यहाँ पे श्रेणी है, ये श्रेणी है। ठीक है, ये सीरीज, इसका मतलब होता है सीरीज, इसका मतलब होता है प्रोग्रेशन। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगी हमारी समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी। ठीक है, एपी बोलते हैं इसे शॉर्ट में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। यदि a इज इक्वल टू क्या है प्रथम पद, d इज इक्वल टू क्या है सार्वंतर हो, तो एपी क्या होगी मेरी a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d अप टू a प्लस n माइनस 1d एंड सो ऑन, यानी कि a प्लस nd भी आएगा, उसके आगे वाले पद जाएंगे। ठीक है, समांतर श्रेणी का nवा पद। ठीक है, nवा पद क्या होगा, nth टर्म ऑफ n ap। हमारी जो समांतर श्रेणी होगी उसका nवा पद क्या होगा, Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और d इज इक्वल टू क्या होगा, Tn माइनस Tn माइनस 1, यानी कि nवें पद में से n माइनस 1वां पद घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, उस श्रेणी का सार्व अंतर यानी कि d मिल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे a और d क्या क्या है, a तो है मेरा श्रेणी का प्रथम पद और d है मेरा सार्व अंतर। ठीक है, n पदों का योग, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ n AP। ठीक है, समांतर श्रेणी के n पदों का योग का सूत्र क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं, Sn इज इक्वल टू n बाई 2a प्लस l, जहाँ पे a क्या है मेरा प्रथम पद और l क्या है उस श्रेणी का लास्ट पद यानी कि अंतिम पद। देखिए एक फॉर्मूला ये भी है, Sn इज इक्वल टू n इंटू टी एन प्लस 1 बाई 2। यहाँ टी एन प्लस 1 बाई 2 क्या है, मध्य पद है। ठीक है, मध्य पद, और यहाँ पे n क्या है, पदों की संख्या। तो मध्य पद को अगर मैं पदों की संख्या से गुणा कर दूं तो मेरा श्रेणी का, समांतर श्रेणी के पदों का योगफल हमें मिल जाएगा। ठीक है, और यदि n विषम है तो मतलब यहाँ पे जो क्या है, ये n विषम है तो हम n प्लस 1 बाई 2वां पद लेंगे। कब, जब n यानी कि पदों की संख्या हमारी क्या हो, विषम। ठीक, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसके बाद है हमारा रिमार्क्स, यानी कि अपने एपी के जो अपने हमने टॉपिक देखा अभी उसी के रिमार्क्स हैं ये। फर्स्ट पॉइंट है मेरा, प्रथम पद और सार्वंतर शून्य, धनात्मक या ऋणात्मक या कोई भी समिश्र संख्या हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी समांतर श्रेणी का प्रथम पद जो होता है, वो प्रथम पद और जो सार्वंतर होता है वो शून्य भी हो सकता है, धनात्मक संख्या भी हो सकती है, ऋणात्मक या कोई समिश्र संख्या या फिर कॉम्प्लेक्स नंबर भी
हो सकती है। यानी कि ऐसा नहीं है कि हमारी समांतर श्रेणी में हमेशा प्राकृत संख्याएं ही आएंगी या फिर चर राशियां ही आएंगी, कुछ भी आ सकता है। उसमें समिश्र संख्याएं हो सकती है, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, अपरिमेय संख्याएं, किसी भी प्रकार की श्रेणी समांतर श्रेणी हो सकती है। ठीक है, यदि ए बी सी समांतर श्रेणी में हो तो 2b बराबर a प्लस सी होता है, या इसी को अपन ऐसे भी लिखते हैं b इज इक्वल टू a प्लस सी बाई 2। तीन संख्याओं के लिए यदि a b c तथा d समांतर श्रेणी में है, यानी कि चार संख्याएं समांतर श्रेणी में है, तो क्या होता है a प्लस डी बराबर b प्लस सी के। a प्लस डी बराबर होता है b प्लस सी के। ये होता है यदि चार संख्याएं एक दूसरे के समांतर श्रेणी में है तो। थर्ड पॉइंट है समांतर श्रेणी में संख्याएं यदि माननी हो, यानी कि हमसे ऐसा बोले क्वेश्चन में कि हमें जैसे तीन संख्याएं दी गई है और वो तीनों किसमें है, समांतर श्रेणी में है, तो उनको किस प्रकार मानना है। अगर तीन पद हमें मानने हो तो हम किस प्रकार मानेंगे, a माइनस डी a प्लस डी। अगर चार पद हमें मानने हो तो कैसे मानेंगे, a माइनस थ्री डी a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस थ्री डी। अगर पांच पद हमें मानने को बोला जाए तो कैसे मानेंगे, a माइनस टू डी a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस टू डी। अगर छह पद हमें मानने हो तो a माइनस फाइव डी a माइनस थ्री डी a माइनस डी a प्लस डी और a प्लस थ्री डी और a प्लस फाइव डी। ठीक है, समांतर श्रेणी के प्रारंभ तथा अंत से समान दूरी पर स्थित पदों का योग अचर होता है तथा प्रथम एवं अंतिम पद के योग के बराबर होता है। समांतर श्रेणी के प्रारंभ तथा अंत से समान दूरी पर स्थित पद, जैसे मान लीजिए ये कोई समांतर श्रेणी है, ठीक है, इसमें ये जो खड़ी डंडियां हैं ये क्या है, इसके पद हैं। ठीक है, अब ये कह रहा है समांतर श्रेणी के प्रारंभ तथा अंत से समान दूरी पर स्थित पद, जैसे कोई पद है यहाँ से पांच पदों की दूरी पर है और इधर से भी कितने पदों की दूरी पर है, 5 पदों की दूरी पर है, तो अंत से समान दूरी पर स्थित पदों का योग क्या होता है, अचर। जैसे मान लीजिए ये जो श्रेणी है ये 20 पदों की श्रेणी है। ठीक है, कितने पदों की श्रेणी है, 20 पदों की। अब प्रारंभ से मान लीजिए मैं तीसरा पद लेता हूं, तीसरा पद, और अंतिम से भी मैं कौन सा पद लेता हूं, तीसरा पद, तो उन दोनों पदों का जो योग आएगा वो क्या आएगा, अचर संख्या आएगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहां से, जैसे इन दोनों का योग कितना है, जैसे यहां से जब मैंने प्रारंभ से तीसरा पद लिया और अंतिम से तीसरा पद लिया, और यहाँ पे जो संख्या लिखी थी उन दोनों पदों का मैंने क्या कर लिया, योग, और मान लीजिए वो योग कितना आया, 50 आया। ठीक है, तो अगर मैं यहां से वापस प्रारंभ से चौथा पद लूं और अंत से चौथा पद लूं और उन दोनों पदों का अगर मैं योग करूंगा तो वो योग भी कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक है, ये होता है इस लाइन का मतलब। ठीक है, इसके बाद किसी समांतर श्रेणी के लिए क्या चीज सत्य होती है, ए एन इज इक्वल टू 1/2 ए एन माइनस के प्लस ए एन प्लस के। ठीक है, जहां पे k का मान क्या होता है, n से छोटा होता है, और k इज इक्वल टू 1, यानी कि मैं यहाँ पे k इज इक्वल टू 1 लूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए एन माइनस 1 प्लस ए एन प्लस 1। अगर k इज इक्वल टू 2 लूंगा तो इसके लिए क्या जाएगा, ए एन इज इक्वल टू 1/2 ए एन माइनस 2 प्लस ए एन प्लस 2। ठीक है, इसके बाद नीचे आ जाइए, किसी एपी के प्रत्येक पद को किसी संख्या से जोड़कर, घटाकर, गुणा करके या विभाजित करने पर प्राप्त अनुक्रम भी क्या होता है, एपी होती है। यानी कि एपी के किसी भी पद में अगर मैं कोई पद जोड़ दूं, जैसे कि किसी भी एपी में मान लो मैंने 2 जोड़ दिया, प्रत्येक पद में 2 जोड़ने पर, प्रत्येक पद में 2 से भाग लगाने पर, प्रत्येक पद में 5 घटाने पर, इस प्रकार की कोई संक्रिया में अगर किसी श्रेणी के ऊपर, समांतर श्रेणी के ऊपर करता हूं तो उस संक्रिया के करने के बाद जो मुझे श्रेणी प्राप्त होगी वो भी क्या होगी, एक समांतर श्रेणी होगी। बस होगा इतना सा कि उसका प्रथम पद और जो सार्वंतर है वो बदल जाएगा। 2 समांतर श्रेणियों का योग व अंतर भी एक समांतर श्रेणी ही होती है। यानी कि 2 समांतर श्रेणियों को अगर मैं जोड़ूंगा
या घटाऊंगा तो भी मुझे क्या मिलेगी, एक समांतर श्रेणी ही मिलेगी। नेक्स्ट है हमारी यहाँ पे गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी को हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन या जीपी से भी डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। इसके पद कुछ इस प्रकार के होते हैं, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब। एक क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी होती है, जहां पे ए क्या होता है, प्रथम पद, और आर क्या होता है, हमेशा सार्व अनुपात। इस प्रकार की श्रेणी जो होती है हमारी क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी या जीपी, ठीक है। गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद क्या होता है, टी एन। गुणोत्तर श्रेणी का एनवा पद निकालने का सूत्र होता है टी एन इज इक्वल टू ए आर रेज टू पावर एन माइनस 1। एन पदों का योग, गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों का योग एस एन इज इक्वल टू क्या होता है, ए कोष्टक आर की पावर एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अगर आर नॉट इक्वल टू 1 हो तो, और अगर आर इज इक्वल टू 1 हो तो एन पदों का योगफल किससे निकालते हैं, एन इंटू ए से डायरेक्ट निकाला जाता है। गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग जब मोड ऑफ आर लेस देन 1 हो तो एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या आएगा, ए अपॉन 1 माइनस आर। चूंकि मोड ऑफ आर लेस देन 1 होगा तो एन टेंस टू इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी कि पदों की संख्या क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। और आर की पावर एन किसकी ओर अग्रसर होगा, 0 की ओर। कब, जब मोड ऑफ आर की वैल्यू लेस देन 1 होगी। इसलिए क्या होगा, एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। किस कंडीशन में, जब मोड ऑफ आर की वैल्यू क्या हो, 1 से छोटी हो। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे गुणोत्तर श्रेणी के ऊपर थोड़ी बहुत टिप्पणियां या फिर रिमार्क्स। देखिए इसके अपने रिमार्क्स हैं जीपी के। फर्स्ट पॉइंट, यदि ए बी तथा सी गुणोत्तर श्रेणी में हो तो, अगर ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं तो कौन सी चीज अप्लाई कर सकते हैं हम, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अप्लाई कर सकते हैं। व्यापक रूप में यदि जनरल फॉर्म में a1 a2 a3 a4 अप टू an माइनस 1 an गुणोत्तर श्रेणी में हो तो, ये सभी पद अगर गुणोत्तर श्रेणी में हो तो क्या होगा, a1 इंटू an इज इक्वल टू a2 इंटू an माइनस 1, a2 इंटू an माइनस 1, a3 इंटू an माइनस 2। क्या होगा, इनका गुणनफल बराबर होगा, यानी कि अचर राशि होगी। सामान्यतया जनरली जीपी के 3 क्रमागत पद अगर हमें मानने हो तो किस प्रकार मानेंगे, ए बाई आर, ए और ए आर। अगर 4 क्रमागत पद हमें मानने हो किसी जीपी के तो किस प्रकार मानेंगे, ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर क्यूब। पॉइंट नंबर 3 है हमारा, यदि जीपी के प्रत्येक पद को किसी अशून्य राशि से गुणा या भाग या घात को बढ़ा दिया जाए तो प्राप्त अनुक्रम भी क्या होगा, एक जीपी होगी, ठीक है। उसके प्रत्येक पद को किसी अशून्य राशि से गुणा, भाग या घात को बढ़ा दिया जाए, यानी कि घात को ऊपर नीचे कर दिया जाए, यानी कि जैसे 2 घात है तो 3 घात 4 घात इसे कर दिया जाए तो प्राप्त अनुक्रम भी क्या होगा, एक जीपी ही होगी। यदि R1 एवं R2 सार्व अनुपात वाली 2 गुणोत्तर श्रेणियां क्रमशः ये और ये है तो अनुक्रम A1 B1 A2 B2 A3 B3 भी एक क्या होगा, जीपी होगा, जिसका सारा अनुपात क्या होगा, R1 R2 होगा। ये एक रिजल्ट है, इसको अपन डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 5th पॉइंट है हमारा, यदि A1 A2 A3 जहां प्रत्येक AI ग्रेटर देन 0, यानी कि प्रत्येक A का मान क्या है, 0 से बड़ा है, गुणोत्तर श्रेणी में हो तो, अगर ये सभी क्या है, गुणोत्तर श्रेणी में है तो log A1 log A2 और log A3, यानी कि इसी सीरीज का मैंने क्या कर दिया, प्रत्येक पद का लघु गुणक ले लिया तो जो हमें श्रेणी प्राप्त होगी वो किस में होगी, AP में होगी। तथा इसका विलोम भी क्या है, सत्य। विलोम सत्य होने का मतलब है कि अगर कोई, जैसे मैंने श्रेणी ली लघु गुणक के रूप में, जैसे log 1 log 2 log 3 log 4 log 5, तो अगर मैंने उसका log ले रखा है और उसको लघु गुणक को मैं हटा दूं तो मुझे जो श्रेणी मिलेगी वो कैसी श्रेणी होगी, एक जीपी श्रेणी होगी, ठीक है। तीसरी श्रेणी है मेरी यहाँ पे हरात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन या HPV से बोलते हैं शॉर्ट में। कोई अनुक्रम हरात्मक श्रेणी कहलाता है यदि इसके पदों का व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में है,
यदि अनुक्रम a1 a2 a3 अप टू an हरात्मक श्रेणी में है तो, अगर ये अनुक्रम हरात्मक श्रेणी में है तो 1/a1 1/a2 1/a3 अप टू 1/an किस में होगा? AP में होगा, यानी कि समांतर श्रेणी में होगा। देखिए इसमें नोट डाले मैंने। फर्स्ट वाला नोट है HP का प्रथम पद इज इक्वल टू A तथा द्वितीय पद B है तो, अगर किसी HP का यानी कि हरात्मक श्रेणी का प्रथम पद A है और द्वितीय पद क्या है? B, तो nवा पद का सूत्र क्या होता है? ये nवा पद या फिर ये कहें हम Tn क्या होता है? AB अपॉन B प्लस n-1 इंटू A माइनस B। वापस रिपीट कीजिएगा, Tn इज इक्वल टू AB अपॉन B प्लस n-1 इंटू A माइनस B। यदि ABC हरात्मक श्रेणी में हो तो, अगर ABC किस में है? HP में है, तो क्या होगा? B इज इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C। एक तो ये चीज सत्य होगी, एक ये भी सत्य होगी, A माइनस B अपॉन B माइनस C इज इक्वल टू A बाई C। यदि ABC किस में है? AP में, या फिर या कहे समांतर श्रेणी में है, तो A माइनस B अपॉन B माइनस C किसके बराबर होगा? A बाई A के। या मैं कहूं A माइनस B अपॉन B माइनस C किसके बराबर होगा? 1 के। इसी को हमने वहां पे ऐसे भी लिखा था, A माइनस B बराबर होगा B माइनस C के। इसी को हमने वहां पे इस प्रकार लिखा था, किसमें? AP में। यदि A B तथा C GP में हो तो A माइनस B अपॉन B माइनस C किसके बराबर होगा? A बाई B के। इसी टॉपिक के अंदर हमारे माध्य के क्वेश्चंस भी आएंगे। तो देखिए यहाँ पे माध्य होता है 3 प्रकार का माध्य होता है अपना। समांतर माध्य, जिसको हम माध्य या औसत भी कहते हैं। एक होता है गुणोत्तर माध्य, एक होता है हरात्मक माध्य। देखिए सबसे पहला है मेरा समांतर माध्य, इसी को बोलते हैं माध्य या औसत। इंग्लिश में बोला जाता है अर्थमेटिक मीन या मीन। माध्य मतलब मीन और औसत मतलब एवरेज, ठीक है। यदि A B तथा C किसमें है? AP में है। AP में है यानी कि समांतर श्रेणी में है, तब A व C का समांतर माध्य क्या होगा? B होगा। A व C का समांतर माध्य क्या होगा? B। और A प्लस C इज इक्वल टू क्या होगा? 2B होगा, ठीक है। A1 A2 A3 अप टू AN के लिए, अगर A1 से लेके AN संख्याएं हैं जो कि समांतर श्रेणी में हैं, तो उनका समांतर माध्य किस प्रकार निकालेंगे? A इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस अप टू AN अपॉन N। ये A क्या होता है? मेरा समांतर माध्य, N संख्याओं का समांतर माध्य, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम गुणोत्तर माध्य पे। जियोमेट्रिक मीन। जियोमेट्रिक मीन में कैसे निकालेंगे? यदि A B तथा C किस में है? GP में है, यानी कि गुणोत्तर श्रेणी में है, तो A व C का गुणोत्तर माध्य क्या होगा? A व C का गुणोत्तर माध्य क्या होता है? B होता है, ठीक है। और B इज इक्वल टू क्या होता है? रूट AC के बराबर होता है। B इज इक्वल टू क्या होता है? रूट AC। इफ A लेस देन 0 और C लेस देन 0, यानी कि अगर A का मान 0 से छोटा है और C का मान 0 से छोटा है, यानी कि A भी नेगेटिव है और C भी नेगेटिव है, देन क्या होगा? B की वैल्यू क्या होगी? माइनस ऑफ रूट AC के बराबर होगी। इसी प्रकार होगा हमारा तीसरा हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन में क्या होगा? यदि A B तथा C किसमें है? HP यानी कि हरात्मक श्रेणी में है, हरात्मक हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है, ठीक है। तो A व C का हरात्मक माध्य क्या होगा? B होगा। और B को कैसे निकालेंगे हम? B इज इक्वल टू 2AC अपॉन A प्लस C से हम निकालेंगे, ठीक है। इसी के बाद नीचे आ जाइए तो हो जाएगा A1 A2 A3 अप टू AN के लिए, यानी कि N पदों के लिए हम कैसे निकालेंगे? 1 अपॉन H इज इक्वल टू 1 अपॉन N इंटू 1 अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन A2 प्लस 1 अपॉन A3 अप टू 1 अपॉन AN से निकाल लेंगे, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद समांतर माध्य में ही देखिए दो संख्याओं के मध्य n समांतर माध्य किस प्रकार रखेंगे? दो संख्याओं के मध्य n समांतर माध्य हमें रखने हैं। इफ A and B आर 2 नंबर्स n, मतलब A और B दो संख्याएं हैं
तो हमने क्या किया, ए को यहाँ पे लिखा, बी को यहाँ पे लिखा, और ए और बी के बीच में A1 से लेके AN तक n समांतर माध्य इनके बीच में क्या करवा दिए हमने, प्रविष्ट करा दिए। ठीक है, इन AP, और ये सभी एक साथ किसमें है, AP में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है, यानी कि A1 A2 अप टू AN एंड B आर इन AP। ठीक है, देन इट्स कॉल्ड, अगर हम ऐसे A और B के बीच में n समांतर माध्य लाके रख देते हैं तो इसी को क्या बोलते हैं हम, A और B के मध्य n समांतर माध्य हमने प्रविष्ट करा दिए। ठीक है, यहाँ पे हम A1 की वैल्यू किससे निकालते हैं, इस फॉर्मूला से निकालते हैं। ठीक है, A1 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A प्लस B माइनस A अपॉन n प्लस 1। A2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, A2 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा A प्लस 2 इंटू बी माइनस ए अपॉन n प्लस 1, और अप टू an कैसे निकालेंगे, A प्लस n इंटू बी माइनस ए अपॉन n प्लस 1 से निकालेंगे। इसी प्रकार दो संख्याओं के मध्य n गुणोत्तर माध्य कैसे प्रविष्ट कराएंगे, यदि A व B क्या है, 2 नंबर्स हैं, यानी कि दो संख्याएं हैं, और A से लेके A, G1, G2, Gn और B सभी क्या है, एक साथ गुणोत्तर श्रेणी में है, देन इट्स कॉल्ड, इसी को क्या कहा जाता है, A व B के मध्य n गुणोत्तर माध्य हमने क्या करवा दिए, प्रविष्ट करा दिए। और यहाँ पे G1 की वैल्यू किससे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से, जहां पे G1 इज इक्वल टू क्या होगा, A इंटू बी अपॉन ए की पावर 1 अपॉन n प्लस 1, और G2 जो होगा मेरा ये G2 जो होगा, G2 की वैल्यू क्या होगी, G2 इज इक्वल टू A B अपॉन ए की पावर 2 अपॉन n प्लस 1, और तीसरा जो होगा मेरा Gn का वैल्यू क्या होगा, देखें यहाँ पे Gn इज इक्वल टू होगा A इंटू बी अपॉन ए का पावर n अपॉन n प्लस 1। तो ये हो गया मेरा A तथा B के मध्य n गुणोत्तर माध्यों को प्रविष्ट कराना। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा माध्यों में संबंध, रिलेशन बिटवीन मीन्स। यदि धनात्मक संख्याओं A व B के मध्य समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य, हरात्मक माध्य क्रमशः A, G तथा H हो, यदि धनात्मक संख्याओं A व B के मध्य समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य तथा हरात्मक माध्य क्रमशः क्या है, A, G तथा H हो, तो G स्क्वायर इज इक्वल टू AH, अर्थात A, G, H गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। क्या होगा, गुणोत्तर श्रेणी में होंगे कौन, A, G और H, यानी कि अपने समांतर माध्य, A तो है समांतर माध्य, G है गुणोत्तर माध्य, H है हरात्मक माध्य। और इसके अलावा क्या होता है, A ग्रेटर देन इक्वल, G ग्रेटर देन इक्वल H। इसी को मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यदि A1, A2, A3 अप टू n धनात्मक वास्तविक संख्याएं, क्या है, n धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, तो उनका समांतर माध्य निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। इनका समांतर माध्य निम्न प्रकार परिभाषित करते हैं, कैसे, ऐसे AM इज इक्वल टू क्या होता है, समांतर माध्य इज इक्वल टू होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस अप टू AN अपॉन n, अभी हम देख के आए पहले। तथा इनका गुणोत्तर माध्य क्या होता है, GM इज इक्वल टू होता है A1 डॉट A2 डॉट A3 अप टू AN, सबका गुणा और अपॉन में 1 अपॉन n। और इनका हरात्मक माध्य HM क्या होता है, n अपॉन 1 अपॉन A1 प्लस 1 अपॉन A2 प्लस अप टू 1 अपॉन AN, AN के बराबर होता है। और इन तीनों के लिए क्या रिलेशन सत्य होता है, इसे AM ग्रेटर देन इक्वल GM ग्रेटर देन इक्वल HM द्वारा व्यक्त किया जाता है। तथा समता तभी संतुष्ट होती है यदि और केवल यदि A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू अप टू AN हो। यहाँ पे समता का मतलब है, यहाँ पे हम दो तरह की साइन है, एक तो है ग्रेटर देन और एक है इक्वल। तो इक्वल वाला तभी सेटिस्फाई होगा जब A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A3 इज इक्वल टू अप टू AN हो मेरा यहाँ पे। तो आज हमने समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी और हरात्मक श्रेणी जो हमारा टॉपिक था, उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी हमारी थ्योरी पोर्शन था, यानी कि जो हमारे फॉर्मूलाज वगैरह और जो थ्योरी पोर्शन था, जो भी हमारा काम आएगा इस टॉपिक में, वो हम आज के वीडियो में पढ़ चुके हैं। और क्वेश्चंस जो है हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने सारा टॉपिक जितना भी इससे, वैसे जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे वो सभी क्वेश्चन इसी
जो हमने थ्योरी पोर्शन लिखा है इसी में इंक्लूड हो जाएंगे, यानी कि इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई एक्स्ट्रा कुछ आता है, एक्स्ट्रा कुछ थ्योरी पोर्शन आता है, तो उसको अपन वहीं पे क्वेश्चन में थोड़ा सा वहीं पे डिस्क्राइब कर लेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।